हल्ला नहीं करेंगे हम। देखो पिछले क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे, कीटोन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, ये टॉपिक छोटा सा छूट गया था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिनॉल का निर्माण। फिनॉल का सूत्र क्या होता है पता है ना सबको? हाँ, C6H5OH या बेंजीन में OH। ठीक है। अब देखो फिनॉल कैसे बनता है। फिनॉल बनाने का बहुत सारा विधि है। तो सबसे पहला है क्लोरोबेंजीन को NOH के साथ क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 623 केल्विन। ये फर्स्ट चैप्टर में बताए थे और वहां भी बोले थे कि बहुत VBI है। तो अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन को NOH के साथ गर्म करेंगे 623 केल्विन पे, तो हमको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? फिनॉल। ठीक है। दूसरा होता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब डायरेक्ट रिएक्शन है, मतलब कि हम एक प्रोडक्ट को लेने के लिए रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है और हमको क्या मिल जाता है? उसका प्रोडक्ट। ठीक है। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा कैसे करेंगे? सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम लोग बनाएंगे कैसे? तो बेंजीन को हम लोग किससे अभिक्रिया करा देते हैं? ओलियम से। ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2S2O7। अब ये H2S2O7 का फॉर्मूला जो है ये तुमको पी ब्लॉक में भी पढ़ा था और उसके ऑब्जेक्टिव में भी अगर जो क्वेश्चन बैंक बना रहे होगे उसको मिल रहा होगा। ये ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो ओलियम का सूत्र हमको क्या होता है? H2S2O7। उससे हमको क्या मिल जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब बेंजीन के ऊपर SO3H। ये जो SO3H है ये तुम्हारा अभिक्रियाशील मूलक है, यानी फंक्शनल ग्रुप है किसका? सल्फोनिक एसिड का। बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसको हम लोग NaOH के साथ क्या करते हैं? मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, हम कोई भी अम्ल ले सकते हैं, HCl हुआ, H2SO4 हुआ या HNO3 हुआ, तो हमको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? फिनॉल। यानी कि अगर इतना भी एग्जाम में अगर आता है कि सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH दिया रहेगा, नीचे अम्ल लिखा रहेगा, क्या मिल जाएगा हमको? फिनॉल मिल जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? तो क्लोरोबेंजीन को भी हम लोग NaOH के साथ गर्म किए थे 623 केल्विन पर, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड को भी हम लोग अम्ल की उपस्थिति में गर्म किए हैं, किसका? NaOH की उपस्थिति में। तो हमको क्या मिल जा रहा है? फिनॉल। यहां तक कोई दिक्कत है? रिएक्शन को करते रहना जाके। अब है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड द्वारा, ये हम अभी तीसरे चैप्टर में पढ़े थे, एमीन में। हाँ, एमीन में बेंजीन डायजोनियम हम लोग क्लोराइड बनाए थे ना, उसके बाद देखना ऐसे ऐसे करके तीर बना के 5 ठो रिएक्शन लिखा होगा एक लाइन से, उसी में एक फिनॉल का भी रिएक्शन है। तो सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? बेंजीन के ऊपर N2Cl। ठीक है, और ये कैसे बनता है? कोई बता सकता है कैसे बनता है? नहीं पता? बेंजीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में कराने पर हमको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, जाके देखना एमीन वाले चैप्टर में, उसमें अच्छे से पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है। तो N2Cl हो गया, ये तुम्हारा हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हम इसको किसके साथ गर्म कर देंगे? जल के साथ। हमको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा थोड़ा अभी तक कभी नहीं पूछा है, CBSE बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछता है, जैसे क्यूमीन द्वारा अभिक्रिया के हमको कैसे प्राप्त होगा। तो पहले तो देखो क्यूमीन का स्ट्रक्चर कैसा है। बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल, यानी ये द्वितीयक एल्केन है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो हमको क्या करना है? बेंजीन के ऊपर जो हम इस तरह का संरचना बनाते हैं, सेकेंडरी संरचना। ठीक है, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन है ना? ठीक है, ये प्रोपेन नहीं है, लेकिन ये सेकेंडरी प्रोपेन है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्यूमीन। तो जो क्यूमीन है उसका हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी कि O2 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा, H2O के साथ मिला के, और H+ से हम लोग उसको अम्लीकृत करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉल। तुमको एग्जाम में डायरेक्ट अगर पूछेगा भी तो इतना ही लिखा रहेगा, इससे ज्यादा तुमको नहीं पूछता है। ठीक है, तो एक ही टाइप का लगभग सारा अभिक्रिया है, तो इसको एक बार तुम लोग अपने से भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण है पहला कि एल्कोहल तथा फिनॉल का क्वथनांक कार्बन की संख्या के साथ बढ़ने पर या उसका आणविक द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्यों इसलिए बढ़ जाता है? क्योंकि इसका जो वान डेर वाल्स बंधन है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? वान डेर वाल्स बंधन बढ़ता है।
वांडरवाल बंधन क्या होता है कि अणुओं के मध्य लगने वाले दूरी के बीच में जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वांडरवाल बंधन। यानी कि दो अणु है, दोनों अणु सटा हुआ नहीं रहेगा, ना ही बंधन बनाएगा, दोनों अणुओं के बीच में क्या होता है, जो दूरी उपस्थिति होती है उसी के बीच में एक बल कार्य करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वांडरवाल बंधन। चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि स्टार्ट जहां से किए थे एंड भी वहीं पे हो रहा है। मतलब पूरा का पूरा जो हम शुरू में बोलते थे तुम लोगों की सब रिवीजन करके आया करो, एक चीज आज खत्म हुआ है समझना, आगे उसका अब शुरुआत होगा, ये हमेशा बोलते थे। ये भी बोलते थे कि जिसको हम बोल दिए कि इसका जरूरत पड़ेगा तो मतलब पड़ेगा। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि नहीं सर सही है बोलते थे, ठीक है। अभी बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो इसके बाद है तुम्हारा C2H5OH और C4H9OH। इसमें किसका आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा, इसका। और कार्बन की संख्या भी इसमें क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसका जो क्वथनांक है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसमें दूसरा लॉजिक बनता है कि सर मान लीजिए कि आणविक द्रव्यमान समान है लेकिन वो शाखा बना रहा है, वो क्या बना रहा है, शाखा बना रहा है। तो अगर तुम्हारा शाखा बनता है एल्कोहल में, जैसे ब्रांच बन रहा है, देखो है ना, अगर तुम्हारा ब्रांच बनता है तो उस स्थिति में जो क्वथनांक है वो तुम्हारा घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से क्या होता है कि वांडरवाल बल है वो घट जाता है, हाँ वो भी क्या होता है, घटता है। यहां बंधन बोलो या बल बोलो, ठीक है, वो क्या होता है, घटे। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो बताते, एक बार और बताएं, देखिए कॉपी लाता हूं। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमको बताओ तो जरा, देखें किसका किसका लॉजिक काम कर रहा है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम है, इसमें सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, सबसे ज्यादा वर्ग का, गोला का नहीं है ज्यादा। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सीधा सीधी देहाती तरीका बताते हैं, वो कितना पृष्ठ को छूता है, ठीक है। जैसे ये मान लो पृष्ठ है इसका, मेरा ये मान लो सरफेस है, तो हम इसको ऐसे रख दिए तो ये पूरा का पूरा छू रहा है। हाँ अब हम इसको ऐसे रख दिए, कम छू रहा है, और इसको हम ऐसे रख दिए, सबसे कम छू रहा है। तो सर्कल में बस इतना ही छूता है, पूरा का पूरा नहीं छूता। फुटबॉल अगर हम रख देंगे तो उसका कितना हिस्सा सरफेस को टच करेगा, एकदम थोड़ा सा। तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सबसे कम होता है। अभी तो सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका होगा। तो क्या होता है यहाँ पे भी देखो, तुमको ऐसा ही कुछ अनुभूति लग रहा होगा, ये वृत्ताकार आकार में जाने लगता है। ये सर्कल बन गया ना पूरा, ये सर्कल बन रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उससे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा, तो इसका भी क्या होगा, जो क्वथनांक है वो क्या होगा, हाँ मतलब इसकी तुलना में कम हो जाएगा। और ये देखो ये संरचना देखो वृत्ताकार संरचना लग रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होगा, इसलिए इसका जो क्वथनांक है वो भी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। और समझ में आया। यानी कि ऐसे भी कह सकते हो कि तृतीयक एल्कोहल का जो क्वथनांक है थर्ड डिग्री का, थर्ड डिग्री का क्वथनांक सबसे कम, सेकेंड डिग्री का उससे कम, और फर्स्ट डिग्री का उससे कम। अगर ऑब्जेक्टिव आ गया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में किसका क्वथनांक सबसे कम होगा, 3 डिग्री का, ठीक है। या इसको तुमको इस रूप में भी पूछ सकता है कि तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल में सबसे कम क्वथनांक या सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा। तो अधिक होगा तो प्राथमिक का। बस याद रखना कि सरफेस को कौन टच करेगा ज्यादा, और जो सबसे कम होगा तो किसका होगा, तृतीयक का, ठीक है। एल्कोहल और फिनॉल जल में घुलनशील होते हैं, क्यों होते हैं जल में घुलनशील, बस इसका हम तुमको एक ही यूनिवर्सल आंसर बता चुके हैं। अगर कोई भी चीज जल में घुल रहा है तो उसका एक ही आंसर होगा कि वो उसमें हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता है, और कोई आंसर नहीं होगा। वो अब एल्कोहल हो या ईथर हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या नाइट्रिक अम्ल हो या H2SO4 हो या अमोनिया हो, उसका एक ही आंसर होगा कि जो चीज जल में घुल सकता है
सामान्य रूप में उसका एक ही आंसर होता है कि उसमें हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता होती है। सीधा सीधी बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग सुना भी होगा, H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस, क्यों? हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता है। अमोनिया जल में घुलनशील होता है, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता है। हाइड्रोजन आबंध किसमें बनता है? फोन में। फोन तो तुम लोग के लिए बहुत पॉपुलर चीज है। फोन में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसी भी अगर यौगिक में होगा तो सामान्य रूप में हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यहां पे तुमको एल्कोहल नहीं देगा, लिख देगा इथेनॉल जल में घुलनशील है, क्यों? अब बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं, तो वो भी तो एल्कोहल नहीं है। ठीक है, समान आणविक द्रव्यमान में एल्कोहल का क्वथनांक जो है वो ईथर से अधिक होता है। ठीक है, अच्छा बताओ क्वथनांक अधिक होने का क्या कारण होगा? ये दो कारण तो इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि एक ईथर है और एक तुम्हारा एल्कोहल है। अब बताओ, तो दोनों में तो वही लगेगा ना, या तो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन वही चीज है। हाँ नहीं, तुमको इसका भी कंसेप्ट बता चुके हैं। अगर क्वथनांक के बढ़ने घटने का बात होता है तो उसका कारण हाइड्रोजन आबंध ही होता है, दो अलग अलग यौगिकों में। समान यौगिकों में देखना पड़ेगा कि अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध है कि अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, दोनों हाइड्रोजन आबंध बना सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आबंध बहुत ही प्रबल रूप में बनता है, किसमें? एल्कोहल में। इसलिए इसका क्वथनांक क्या है? ईथर की तुलना में क्या होता है? अधिक, कम होता है, अधिक होता है। तो एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो ईथर की तुलना में अधिक इसलिए होता है क्योंकि एल्कोहल प्रबल रूप में हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता रखता है। बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? तो हाइड्रोजन आबंध जो भी बनाता है वो तुमको, अब तुम ध्यान में रख लो, अब गांठ मान लो, दिसंबर में 1 महीना बाद एग्जाम है, कि उसका क्वथनांक अधिक होगा, हाइड्रोजन आबंध है उसमें, मजबूत हो गया तो क्वथनांक अधिक होगा, गलनांक अधिक होगा, वाष्पशील ज्यादा नहीं होगा, हवा में जल्दी नहीं उड़ेगा, और जल में विलय होगा। ये 4 मुख्य कारण होता है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आंसर यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो पढ़ाई को कि तुम लोग विभिन्न प्रकार का जो क्वेश्चन को याद करते हो उसका एक कोई लॉजिकल रीजन बना लो और सब क्वेश्चन पे लागू कर दो। अब मेरे यहाँ पढ़ने का सबसे अच्छा बात यह कि तुमको बहुत ही लॉजिकली और कंसेप्चुअली सब कुछ पढ़ाए हैं, लिखा हुआ है बॉक्स बना बना के नोट्स में। तो नोट्स तो नहीं पढ़ रहे होगे, नोट्स मत पढ़ो, हम नहीं कर रहे हैं पढ़ने, लेकिन अब पढ़ने का समय भी नहीं है। नोट्स अब कब पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे तो गैस पेपर पढ़ोगे? गैस पेपर सब बाबू सब क्वेश्चन आंसर देखने के लिए है, उसके लिए ठीक है, तो आंसर लाओगे कहां से? तो पहले ही रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए था। एक बार पढ़ लेते नोट्स को, उसका बनाते रहते क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर। अब इधर से तैयार ही नहीं हुए और उधर हम लोग तैयार हुए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चा को यही नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कंसेप्ट कौन चैप्टर में था। कितना रट लोगे? बहुत सारा चैप्टर है, अब तो लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसका तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज चालू करो, अभी भी टाइम है। ठीक है, आज बार यहीं रहने देते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुण, तो अल्कोहल तथा फिनोल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? धातु के साथ। ठीक, तो अगर हम जैसे धातु ले लेते हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, या हम किसी के भी साथ कराते हैं इन तीनों में, तो उसका संगत क्या बनेगा? एल्कोक्साइड, या उसमें फिनोल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? फिनोक्साइड, एवं साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस निकलना एक चीज को बताता है, तुम लोग 8th-9th में पढ़े होगे कि किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस विमुक्त होता है, पढ़े थे? तो अगर ये हाइड्रोजन गैस दे रहा है और अल्कोक्साइड बन रहा है, इसका मतलब एल्कोहल कैसा गुण प्रदर्शित करता है? अम्लीय गुण। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि एल्कोहल किस प्रकार से अम्ल है दर्शाए, या सिद्ध करे कि एल्कोहल एक किसी प्रकार का अम्ल होता है। तो आराम से बता दोगे, ये रिएक्शन लिखोगे, ये सोडियम क्या हो गया? धातु, अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है? एल्कोहल के साथ, ये क्या बन रहा है? सोडियम एल्कोक्साइड। अगर यहां हम पोटेशियम ले लेंगे तो हो जाएगा पोटेशियम एल्कोक्साइड।
अगर हम एल्युमिनियम ले लेंगे तो हो जाएगा एल्युमिनियम एल्कोक्साइड। और साथ में क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलना ही सूचित कर रहा है कि अल्कोहल जो है वो एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है, तो बस यहाँ पे कुछ भी तुम एग्जाम्पल में ले सकते हो। CH3CH2OH प्लस Na, ये क्या बनेगा? CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सोडियम क्या है? एल्कोक्साइड। तो अल्क कौन सा होगा? 2 कार्बन का, हाँ, इथॉक्साइड। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? एथेनॉल। ये हो गया धातु। समझ में आया रिएक्शन? ठीक। दूसरा है सेम उसी में तुम्हारा फिनॉल के साथ सोडियम का रिएक्शन हो रहा है। ये क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। मतलब यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे? ONA प्लस क्या निकलेगा इसके साथ? हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। हाँ, फिनॉक्साइड। ये फिनॉल है ना? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो हाइड्रोजन गैस निकलना वो ऐसे भी बता रहा है कि अल्कोहल और फिनॉल में कैसा गुण पाया जाता है? हाँ, अम्लीय गुण पाया जाता है। अल्कोहल किस प्रकार का व्यवहार करेगा? रासायनिक गुण में अम्लीय गुण के जैसा। ठीक है, उसके बाद एस्टीकरण। ये 10th क्लास में पढ़े थे। अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ये एकदम याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एस्टीकरण किसे कहते हैं 2 नंबर में। तो अल्कोहल तथा अम्ल की अभिक्रिया जो हम लोग किससे कराते हैं? हाँ, अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग H2SO4 या सांद्र HNO3 या कोई भी अम्ल के साथ जब हम इसको अम्लीकृत करेंगे तो हमको साथ में प्राप्त क्या होगा? ये क्या है? ये ईस्टर है। ये क्या है? ईस्टर। मतलब ईस्टर को प्राप्त करने की प्रक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर को प्राप्त करने की प्रक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। एकदम घोर के पी जाओ, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है ये। ठीक है, इससे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन फिजिकल का भी पूछता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये द्विकोटि है या एक कोटि है? देखने से तो 2 कोटि लग रहा है ना? लेकिन ये छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। याद रखना, कैसी अभिक्रिया है? ये प्रथम छद्म कोटि अभिक्रिया। देखने में वैसे अभिक्रिया जो उच्च कोटि की लगती है, लेकिन अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 4 पढ़ के देख लेना। और फिर बोलोगे कि सर कहाँ पहला चैप्टर फिर लास्ट? तो सोच लो, कहाँ दिसंबर कहाँ जनवरी, दोनों मैच कर रहा है। इसलिए हम पहले भी बोलते थे कि रिविजन करते रहा करो, आगे काम देगा। तो ROH प्लस R2COH ले लिए, अम्ल के प्रेजेंस में H2O। अब बोलोगे सर H2O क्या, ये कहां से आया? तो देखो, हम कोई भी अम्ल को अगर हम किसी भी चीज पे डालते हैं ना, तो उसमें एक अम्ल में विशेष गुण होता है डिहाइड्रेशन का। मतलब वो वहां से जल को क्या करेगा? सोख लेता है। तुम किसी घास के ऊपर ना HCl जो बाथरूम में यूज करते हो उसको डालना, देखना तुरंत काला हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? या चीनी के ऊपर अम्ल डालना, वो पूरा का पूरा काला हो जाएगा, सिर्फ कार्बन बचता है। क्या करता है वो? पूरा का पूरा H2O को क्या करेगा? खींच लेगा। वही जब हम लोग के बॉडी पे गिरता है तो वही जो जलन होता है वो क्या होता है? पूरा का पूरा जो वहां से H2O को क्या करता है? खींच लेता है। अब खींचता है ना जैसे H2O, वही जलन होता है, वही एसिड अटैक जो होता है वही बहुत ज्यादा दर्द करता है, जलन देता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? H2O को खींच के निकाल लेगा। अब मान लो यहां से तुम्हारा एक OH यहां निकला और एक H यहां निकल के बाहर चला गया, क्या हो जाएगा? R1COR2। दिखाई दिया? ये H2O तो बाहर निकल गया। अब क्या बच गया? R1, इधर क्या बच गया? R2CO। दोनों क्या होगा? आपस में मिल जाएगा, क्या बनेगा? R1COR2। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब लिख लो एग्जाम्पल कोई, जैसे CH3OH प्लस CH3 ही ले लेते हैं। सेम भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। कोई हम ले लेते हैं सांद्र H2SO4 या कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3CO CH3 प्लस H2O। क्या नाम है इसका? मिथाइल एथेनोएट। हाँ, ईस्टर का नामकरण थोड़ा उल्ट अजीब टाइप का। ये क्या है? एथेनोइक एसिड। ये क्या है? एथेनॉल की मेथेनॉल बोलता है, इथेनॉल। समझ में आया? इसको घोर के पी जाना, इस वाले अभिक्रिया को। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है,
और तुम्हारा 2 नंबर में भी पूछता है, ठीक है। अब यहां पे अभिक्रिया कैसे होगा, सिंपल है, जो नियम है उसी तरह इसमें भी लगेगा। यहां से OH निकल के ये H के साथ H2O बन जाएगा, अब बाकी जो है आपस में जुड़ जाएगा। यहां हो जाएगा O CO CH3 और प्लस H2O, इसका क्या नाम है, मिथाइल बेंजेनोएट, ठीक है। यहां से निकलेगा ना OH और एक H यहां से निकलेगा, ये क्या बन गया, H2O, ये आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आज भर यहीं रहने देते हैं, ठीक है, इसके आगे देखेंगे कल। तुम लोग टेस्ट का तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। 17 दिसंबर से शुरू होगा, कब से, 17 दिसंबर से 5 दिन चलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा। इसमें बाहर के कोचिंग का भी बच्चा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम्हारा दोस्त लोग अगर एग्जाम देना चाहता है, बस उसका खाली रजिस्ट्रेशन करा देना। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, मतलब जिसको यहाँ कराना है यहाँ भी करा सकता है, और नहीं तो हम एक लिंक भेज देंगे, स्कैनर भेज देंगे, उसमें स्कैन करके खाली नाम नंबर डालेगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस टेस्ट के दिन उसको मोबाइल में दिखाना है, या फिर जो भी तुम्हारा यहाँ से अगर लोगे तो एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा, फिर 25 तारीख के बाद बोर्ड मॉडल टेस्ट होगा, वो फुल एकदम ठंडी में होता है, ठीक है। वो एकदम मस्त, एकदम 5-6 जनवरी तक चलेगा, आराम से देते रहना, कि कोई दिक्कत, रिवीजन जारी रखो, ठीक है। मिलते हैं, हाँ यही तो तुमको तैयार करेगा भीष्म पितामह जैसा, बहुत कॉन्फिडेंट आ जाएगा, जो नहीं भी कुछ पढ़ता है उसको भी आ जाता है।